हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट इस क्लास में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम संधारित्रों का संयोजन का अध्ययन किए थे, जिसमें पहला संयोजन हम लोग पढ़ लिए थे जिसका नाम था सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन। आज इस वीडियो में हम लोग समानांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्रेणी क्रम संयोजन का अध्ययन कर रहे थे तो वहां बात बताई गई थी कि श्रेणी क्रम संयोजन जब भी संधारित्र का किया जाता है तो वहां आवेश की जो मान है वो अचर रहती है, विभव का मान बदलता है। लेकिन समानांतर क्रम संयोजन कीजिएगा तो आपकी आवेश का मान बदलेगा और विभव का मान अचर रहेगा। ये समानांतर क्रम संयोजन का डिफिनेशन क्या कहता है कि जब कई संधारित्रों को लेकर इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सभी संधारित्र के पहले प्लेट को अलग एक बिंदु पर तथा दूसरे प्लेट को अलग दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? समानांतर क्रम संयोजन। जैसे ध्यान से देखिए, मैं मान लिया कि मेरे पास 3 संधारित्र है। ये हो गया पहला संधारित्र, ये हो गया दूसरा संधारित्र और ये हो गया तीसरा संधारित्र। ध्यान से देखिएगा, 3 संधारित्र है। इसका ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट। मैं मान लिया कि यह संधारित्र C1 है, ये C2 है और ये C3 है। बात को समझ रहे हैं? अब यहां से देखिए, इस प्रकार इसको जोड़ा जाता है, ऐसे यहां से ध्यान से समझेंगे। यहां से ऐसे जाएगा और एक वायर यहां से लगा दिए और यहां एक बैटरी से इसको जोड़ दिए। ये प्लस, ये माइनस, इस बैटरी का वोल्ट में मान लिया कितना है? V वोल्ट है। अब ध्यान से देखेंगे, समानांतर क्रम संयोजन के डिफिनेशन में क्या बताया गया है कि सभी जितना भी संधारित्र को अगर आपको समानांतर क्रम में संयोजन करना होगा तो उसके पहला प्लेट जो होता है वह एक बिंदु पर और दूसरा जो प्लेट होता है अलग एक बिंदु पर जुटा रहता है। देख लीजिए, सभी संधारित्र का पहला प्लेट मैं मान लिया कि यहाँ A पॉइंट है, A पर जुटा हुआ है और दूसरा प्लेट B पॉइंट पर जुटा हुआ है। लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं था। श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र की जो पॉइंट थी वो अलग अलग थी, तो इसलिए वहां आवेश का मान क्या हो रहा था? अचर था, विभव का मान बदल रहा था। लेकिन यहाँ विभव का मान अचर रहेगा और आवेश का मान क्या होगा? बदलेगा। क्यों बदलेगा? जैसे देखिए, वहां क्या था कि एक मान लेते सीधी रेखा में जा रही थी करंट, तो यहां आवेश की जो मान है वो नहीं बदल रहा था। अब यहां से क्या हुआ? यहां से जाने के बाद ध्यान समझेंगे, एक ऊपर गया, एक बीच में गया और एक नीचे गया। तो यहां से जो है आवेश आपकी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। लेकिन यहाँ विभव का मान क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। तो इस बातों को क्या किया जाता है? आपको ध्यान में रखा जाता है कि समानांतर क्रम संयोजन में आवेश का मान बदलता है, विभव का मान अच्छा रहता है तथा श्रेणी क्रम में आवेश का मान अच्छा रहता है तथा विभव के मान क्या होता है? बदलता है। तो यहां मैं मान लिया कि आपकी जो विभव है VA है और यहां जो विभव है B पॉइंट के लिए क्या मान लिया? VB मान लिया। कोई दिक्कत? लेकिन यहां VA और जो VB है वो आपस में क्या होगी? बराबर होगी। नहीं, इस पॉइंट पर विभव और इस पॉइंट पर विभव क्या होता है? बराबर रहता है। इसमें विभव का मान बदलता नहीं है। तो समानांतर क्रम संयोजन का डिफिनेशन देना होगा और इस पर जितना प्लस Q आवेश है उतना ही इस पर माइनस होगा, इस पर जितना प्लस Q उतना ही माइनस, इस पर जितना प्लस Q उतना ही माइनस, क्योंकि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच आवेश का मान
शून्य होता है। तो इसको हम कैसे डिफिनेशन के रूप में लिखेंगे कि जब कई संधारित्रों को, ध्यान से सुन लीजिए, जब कई संधारित्रों को लेकर इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि उसके एक प्लेट को अलग एक बिंदु पर तथा दूसरे प्लेट को अलग एक बिंदु पर जोड़ी जाए, तो इस प्रकार जोड़ने की प्रक्रिया समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तब यहां से ध्यान से समझेंगे। अब यहां से क्या करेंगे कि इसकी जो हमारे पास फॉर्मूला है समानांतर क्रम संयोजन, मान लेते हैं आपके पास C1 C2 C3 तीन संधारित्र समानांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है, तो इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी? इसकी तुल्य धारिता हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तुल्य परिपथ का निर्माण करते हैं, यानी जैसे हम श्रेणी क्रम संयोजन में किए थे, यानी तीनों के मिलाकर एक अपसंधारित्र लेंगे और उस पर बैटरी का जो भी वोल्ट था, ये तीनों पर जा रहा था, ये एक पर जाएगा, यानी एक तुल्य परिपथ का निर्माण करेंगे। तीनों के मिला के एक कैपेसिटर लेंगे, इसी प्रकार बनेगा। और यहाँ आपकी भी वोल्ट की बैटरी होगी, प्लस माइनस, ये इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, और इसी को बोलते हैं सी तुल्य, और इसको बोला जाता है तुल्य सर्किट, यानी तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ। तब यहां से देखिए प्रूव करते हैं। अब यहां से लिखेंगे, एक बात ये नोट जरूर रखिएगा, समानांतर क्रम संयोजन में आवेश का मान, यहां देखिए आवेश का मान बदलता है, तो इसको मैं Q1 मान लेता हूं, इसको 2 और इसको 3, इसको 3। कोई दिक्कत? समानांतर क्रम संयोजन में आवेश का मान क्या होता है? बदलता है। आवेश का मान बदलता है, लेकिन विभव का मान क्या रहता है? अचर रहता है। समानांतर क्रम संयोजन में आवेश का मान क्या होता है? बदलता है, लेकिन विभव का मान अचर रहता है। अब यहां से इसको प्रूव करेंगे, तब लिखते हैं, माना कि C1, C2 तथा C3 तीन संधारित्र, समझ रहे हैं? माना कि C1, C2 तथा C3 तीन संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। माना कि C1, C2 तथा C3 तीन संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इसके बाद आगे लिखते हैं, तथा इनकी तुल्य धारिता C तुल्य है। इनकी तुल्य धारिता क्या है? C तुल्य है। अब यहां से ध्यान से समझेंगे, हम श्रेणी क्रम संयोजन जब पढ़ा रहे थे तो वहां हम एक बात बताए थे कि जिसका मान बदलता है उसी का मान निकाला जाता है। तो इसमें किसका मान बदल रहा है? विभव का मान अचर आता है और आवेश का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो यहां से हम आवेश निकालेंगे सभी धारिताओं के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं C1 के लिए। C1 के लिए तो हमारे पास धारिता का सूत्र क्या होता है? हमारे पास धारिता का सूत्र क्या होता है? अब यहां समझिएगा, हमारे पास धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा V, लेकिन हमें यहां निकालना क्या है? किसका मान बदल रहा है? आवेश का। तो आवेश का फॉर्मूला क्या होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहां से गुना कीजिएगा तो Q में 1 से गुना कीजिएगा तो Q हो जाएगा, बात समझ रहे हैं? और C में भी गुना होगा तो C भी हो जाएगा। तो C1 के लिए आपकी आवेश कितना है? देखिए
Q1 है, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगी, आपकी धारिता हो जाएगी C1, और आपका विभव बदलना नहीं है, तो C1 इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। समझ रहे हैं, विभव का मान इसमें क्या होता है, अचर होता है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से चलते हैं C2 के लिए, C2 के लिए। अब C2 के लिए कैसे निकालेंगे, तो C2 के लिए आपका यहां हो जाएगा Q2 और यहां हो जाएगा C2 भी। श्रेणी क्रम में आपका Q कांस्टेंट रह रहा था और इसमें आपका विभव कांस्टेंट रह रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब चलेंगे C3 के लिए, C3 के लिए यानी तीसरा संधारित्र के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ Q3 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, और यहां आपका हो जाएगा C3 इंटू V, इक्वेशन नंबर 3। अब जाएंगे तुल्य परिपथ में, तुल्य परिपथ में। अब यहां से निकालेंगे Q बराबर क्या हो जाएगा, राइट आपका यहां लिखेंगे C तुल्य इंटू बताइए V, C तुल्य इंटू क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। कोई दिक्कत, तो अब यहां से ध्यान से समझेंगे, तुल्य परिपथ में आपका Q का मान होगा C तुल्य इंटू V। अब यहां से लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर, यानी समीकरण 1, 2 तथा 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 1 का लेफ्ट क्या है, Q1, समीकरण 2 का लेफ्ट क्या है, Q2, और समीकरण 3 का लेफ्ट क्या है, Q3। तो यहां क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, लेफ्ट को जोड़ दिए। अब राइट में जा रहे हैं, तो C1 भी प्लस C2 भी प्लस क्या होगा, C3 भी, ध्यान से देखिएगा C3 भी। अब यहां से देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मिलकर क्या बनेगा, तुल्य परिपथ में Q के बराबर है, तो यहां से लिख देंगे Q। अब बराबर इसमें से V को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, बात समझ रहे हैं। तो यहां क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और तुल्य परिपथ में जब हम चले हैं तो Q का मान कितना निकाल कर लाए हैं, C तुल्य इंटू V। अब यहां से Q के जगह पर रख देंगे C तुल्य इंटू V। C तुल्य का अर्थ हुआ तीनों धारिताओं को मिलाकर। अब बराबर आपका हो जाएगा V C1 प्लस C2 प्लस C3। कोई दिक्कत, अब यहां से V को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो C तुल्य बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी समानांतर क्रम में संधारित्रों के संयोजन का फॉर्मूला यही होता है, यानी समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। कोई दिक्कत, अगर आपके पास 4 संधारित्र रहेगा तो प्लस C4 हो जाएगा, 5 संधारित्र रहेगा तो इसी तरह आगे बढ़ाते चले जाएंगे, C5 हो जाएगा। अनंत के लिए अगर यहां से लिखना होगा, अनंत के लिए, तो अनंत के लिए क्या करना है, यहां C तुल्य कर देना है और यहां लिखना है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn तक, यानी कहां तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। आई होप आपको समानांतर क्रम संयोजन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। पुनः समझ लीजिए, इसमें 3 संधारित्र लिए, एक C1 एक C2 एक C3, जिनका तुल्य प्रतिरोध आपका C तुल्य है, तो वही लिखा गया है। इसके बाद अलग अलग संधारित्र के लिए हम क्या निकाले, आवेश का मान निकाले, उसके बाद उसको जोड़ दिए और ये टोटल आवेश मिलकर आपका Q बन गया, और तुल्य परिपथ में Q का मान कितना आया है, C तुल्य इंटू V, यहां से रख दिए और V को कटा दिए, तो हमारे पास समानांतर क्रम के लिए क्या गई, तुल्य धारिता का व्यंजक आ गया। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे समानांतर क्रम संयोजन। जो समानांतर क्रम संयोजन किया जाता है उसकी मुख्य बातें,
यानी समानांतर क्रम, हमारे पास बहुत सारे संधारित्र है, उसको समानांतर क्रम संयोजन किया जाता है, तो वहां से कौन कौन सी बात निकल कर आती है उस पर हम अब क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको बिठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए, जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रही है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमें यहां बातें नहीं समझ में आ रही है, उसका जवाब दिया जाएगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रही है लगातार बने रहिए और सभी वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। श्रेणी क्रम संयोजन जब पढ़ा रहे थे वहां भी हम कहे थे कि आपकी जो बैक वाली वीडियो है उसको देखिएगा, तब जा नेक्स्ट वाली वीडियो जो है समझ में आएगी, अन्यथा थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम होने लगेगा। तो अब यहां से देखिए, यहां से हम मुख्य बातें की ओर अध्ययन करते हैं। तो यहां से लिखते हैं टॉपिक हमारा मुख्य बातें। अब देखिए, पहला इसकी जो मुख्य बातें हैं, ध्यान दीजिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या बताया गया था कि उसमें तुल्य धारिता का जो मान है अलग अलग संधारित्र के धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। लेकिन इसमें जो तुल्य धारिता होती है वह अलग अलग संधारित्र के धारिता के क्या होता है, आपकी समानुपाती जिसको बोलते हैं उसके योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें लिखते हैं, इसमें तुल्य धारिता का मान अलग अलग संधारित्रों के धारिता के योगफल के बराबर होता है। योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अलग अलग संधारित्रों के धारिता के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 संधारित्र है, 1 माइक्रोफेराड हो गया, दूसरा आपका 3 माइक्रोफेराड हो गया, तीसरा आपका 4 माइक्रोफेराड हो गया। तो यही कह रहा है कि इसकी जो तुल्य धारिता है यानी C तुल्य का जो मान है वो अलग अलग संधारित्र के धारिताओं के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसमें तीनों जो संधारित्र दिया है उसके धारिताओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी 1 + 3 + 4 इसको ऐड करेंगे तो 8 माइक्रोफेराड आ जाएगा। यही C तुल्य हो जाएगी। यही कह रहा है कि अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के धारिता के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा इसकी जो मुख्य बातें हैं उस पर ध्यान देंगे। दूसरा इसकी मुख्य बातें क्या हैं कि इसमें आवेश का मान बदलता है लेकिन विभव का मान अचर रहता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें आवेश का मान बदलता है लेकिन विभव का मान क्या रहता है, अचर रहता है। यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि आपकी जो C है वह समानुपाती होगा किसके, Q के, क्योंकि इसमें V कांस्टेंट हो गया तो V नीचे लगा रहता है, V हट जाएगी तो C समानुपाती क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यानी आवेश का मान जितना ही अधिक रहेगी धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। तीसरा जो इसकी मुख्य बातें हैं इसको ध्यान से देखिएगा। तीसरा इसकी मुख्य बातें हैं कि इसमें तुल्य धारिता का मान दिए गए सभी
इस बात को ध्यान से समझेंगे, दिए गए सभी संधारित्रों के धारिता के मान से हमेशा अधिक होता है। हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। बात समझ रहे हैं? पुनः देखिए, इसमें तुल्य धारिता का मान दिए गए सभी संधारित्रों के धारिता के मान से हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता था? दिए गए संधारित्र के धारिता के मान से क्या होता था? छोटा होता था। लेकिन इसमें क्या होता है? अधिक होता है। तो अब यहां से ध्यान दीजिए, इस पर भी हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे मेरे पास C1 बराबर 2 माइक्रोफेराड है, C2 बराबर 3 माइक्रोफेराड है और C3 बराबर 4 माइक्रोफेराड है। तो इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि इसकी जब हम तुल्य धारिता निकालेंगे तो इसमें संधारित्र के धारिता के मान से भी हमेशा अधिक आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 4 माइक्रोफेराड। इससे भी C तुल्य का मान क्या आएगी? अधिक आएगी। जब C3 यानी 4 माइक्रोफेराड से भी अगर अधिक आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यह C1 से भी बड़ा होगा, यह C2 से भी बड़ा होगा और यह C3 से भी क्या होगा? बड़ा होगा। इसलिए कहा जाता है कि इसमें तुल्य धारिता का जो मान है दिए गए संधारित्र के धारिताओं के मान से हमेशा क्या होता है? अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी फार्मूला होती है C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 आपका 2 और ये 3 और ये 4 ऐड कीजिए तो ये कितनी हो जाएगी? 3 2 5 4 9 माइक्रोफेराड है। और मैच कीजिए, अब मैच कीजिए तो आप क्या पा रहे हैं? देखिए, तीनों संधारित्र से इसकी धारिता अधिक आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस बात को भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यह पूछ लिए जाते हैं कि आपके पास क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं कि मान लेते हैं, यहां एक और बात समझिए, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि मान लिया कि आपका C1 बराबर 2 माइक्रोफेराड है, C2 बराबर 5 माइक्रोफेराड है, C3 बराबर 6 माइक्रोफेराड है। तो इससे अधिकतम तथा न्यूनतम धारिता प्राप्त करें। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इससे अधिकतम तथा न्यूनतम धारिता प्राप्त करें। तो हमें पता है कि अगर मुझे न्यूनतम धारिता प्राप्त करना होगा तो इसको किस क्रम में जोड़कर बनाएंगे? तो इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाएंगे। अगर हमें इससे अधिकतम धारिता प्राप्त करना होगा तो किस क्रम में जोड़कर बनाएंगे? समानांतर क्रम में जोड़कर बनाएंगे। तो धारिताओं के मान को अधिकतम प्राप्त करने के लिए हमेशा उसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तथा धारिताओं के न्यूनतम मान को प्राप्त करने के लिए उससे हमेशा श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे न्यूनतम मान को प्राप्त करने के लिए। पुनः समझ लीजिए, धारिता के न्यूनतम मानों को प्राप्त करने के लिए उसे श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा आपको, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन करना होगा उसका। और अगर आपको धारिता का अधिकतम मान प्राप्त करना है तो उसे हमें समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ना होगा, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसे क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो आई होप आपको समानांतर क्रम संयोजन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। श्रेणी क्रम संयोजन भी पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे।